हाँ जी। तो आपका आज का लेक्चर डे 34 लेक्चर 5 इंडियन सोसाइटी का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीजनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। अब रीजनलिज्म का अपने आप में मतलब क्या होता है, इस बारे में बात करते हैं। देखो, रीजनलिज्म रीजन से जुड़ा हुआ वर्ड है। इज्म वर्ड कभी भी आएगा ना, ये इज्म वर्ड का क्या मतलब होता है? इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, कोई सोच, कोई विचार। तो रीजन क्या होता है और उससे जुड़ी हुई आइडियोलॉजी क्या है, इस बारे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले रीजन अपने आप में, रीजन हम किस चीज को रेफर करते हैं? देखो, कोई भी आपका जो ज्योग्राफी, सोशल सिस्टम, कल्चरल या इकोनॉमिक फैक्टर्स कारण एक जो रीजन अपने आप को एज सेपरेट एंटिटी रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। कुछ भी हो सकता है, किसी जगह की शायद ज्योग्राफी अलग है, वहां के लोगों का इस कारण शायद कल्चर, उनका खाना, उनका फेस्टिवल्स, वो सब कुछ अलग हो गए हैं, वो शायद अपने आप को एक रीजन के माने। ठीक है। या उनका जो सोशल सिस्टम या उनके कल्चरल फेस्टिवल जैसे वो भी यहाँ पे आ गया, वो सारे बाकी जगहों से अलग है। ठीक है। उनकी लैंग्वेज अलग है बाकियों से, तो वो शायद अपने आप को अलग रीजन का समझे। या इकोनॉमिक फैक्टर्स, उन्हें अगर ये महसूस हो कि लेट्स सपोज वो किसी स्टेट के पार्ट है, पर उनका एरिया पिछड़ा हुआ है और बाकी सारी स्टेट धीरे धीरे तरक्की करती जा रही है, तो उन्हें लगेगा कि हम अलग रीजन को बिलोंग करते हैं, हम थोड़े से बैकवर्ड एरिया को, जैसे लोग कहते हैं कि हम बैकवर्ड एरिया से हैं या हमारा एरिया डेवलप्ड है। तो ऐसी फीलिंग्स किसी भी एरिया जिसे अपने आप में यूनिकनेस लगने लग जाएगी बाकी एरिया से, कि हम बाकियों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ इश्यूज के अंदर, और वो उन इश्यूज को जिनसे वो बाकियों से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, उन इश्यूज पे ज्यादा फोकस, ज्यादा कंसंट्रेशन करने लग जाएं, उस चीज को हम कहते हैं ये रीजन, ये है। ठीक है। देखो, इंडिया में रीजनलिज्म की प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है, क्योंकि ये लार्ज स्केल से लेके छोटे छोटे स्केल तक फैली हुई है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। इसकी डाइवर्सिटी के कारण हमारे इश्यूज भी उतने ही बड़े होते हैं। देखो, अगर बड़े रीजन्स की बात करें तो नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियंस, वेस्ट इंडियंस, ईस्ट इंडियंस, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस। पहली बात तो हम रीजन्स में लोगों को इस तरीके से बांट लेते हैं कि कौन नॉर्थ इंडिया से है, कौन साउथ इंडिया से है, कौन ईस्ट से है, कौन वेस्ट से है, कौन नॉर्थ ईस्ट से है। उसके बाद हमारे जो उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका मध्य प्रदेश, ये जो सारी स्टेट्स हैं, यहाँ पे खासकर हिंदी बोली जाती है, ये हिंदी डोमिनेटेड एरिया है। तो ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होने के कारण ये एक हिंदी स्पीकिंग रीजन बन जाता है, तो एक लैंग्वेज के कारण अलग रिकॉग्निशन मिल सकती है। बड़ी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। छोटी लैंग्वेजेस में अगर आप साउथ इंडिया को देखोगे, साउथ इंडिया से शुरुआत करते हैं। ठीक है। केरला, मलयालम, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, तेलंगाना, वो भी तेलुगु। फिर ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये दोनों 2014 तक तो जुड़े हुए थे। अब ये दोनों फिर अलग ही क्यों हुए? इनके अंदर आपस में इकोनॉमिक रीजंस हैं। ठीक है, कि यहाँ पे तेलंगाना के कई लोगों को महसूस होता था कि हमारे सारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि कोस्टल एरिया के कारण या तो डेवलपमेंट वहां फोकस है, या तेलंगाना के जो सिर्फ अर्बन एरियाज हैं जैसे कि हैदराबाद हो गया, वहां पे ज्यादातर डेवलपमेंट फोकस्ड है। तो बाकी सारे तेलंगाना को लगता था हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं पहुंच रही है। ठीक है। कर्नाटका, कन्नड़ लैंग्वेज, गोवा, चलो अलग सेपरेट टेरिटरी थी, पर अभी सिर्फ लैंग्वेज बताने के लिए, कोंकणी लैंग्वेज, महाराष्ट्र का एरिया, ये सारे महाराष्ट्र का एरिया, मराठी लैंग्वेज, उड़ीसा, उड़िया। हमारे यहाँ पे लैंग्वेज भी एक रीजन का बहुत बड़ा फैक्टर बनता है पूरे इंडिया में। मतलब ऐसे सारी स्टेट्स को आप काउंट करते जाओगे तो लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट बन जाता है इंडिया के अंदर डिवीजन का। ठीक है। तो रीजनलिज्म कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर से नहीं जुड़ा हो सकता। रीजनलिज्म बस लोग अपने आप को बाकियों से अलग महसूस कर रहे हैं। अब ये रीजन के बेस, मतलब सॉरी, रिलीजन के बेस पे भी हो सकता है, लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकता है। ठीक है। कोई और कल्चरल फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा आपका इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है। और लास्ट में इन सारी चीजों को जो बढ़ाने वाला फैक्टर है, जो एक्चुअली
इन सारी चीजों को प्रमोट भी कर सकता है और ऑब्वियसली कम भी कर सकता है, वो है आपकी पॉलिटिक्स। लोकल पॉलिटिक्स हम जितनी बढ़ाते हैं और इसके बेसिस पे कई आपके वोट बैंक जो सीख करते हैं कई लीडर्स, वो कहीं ना कहीं आपकी इसी चीज की प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आइडेंटिटी, लोग अपने आप को फिर उसी आइडेंटिटी से जोड़ने लग जाते हैं कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, हाँ ये मेरा लीडर है। तो लोग जो कुछ जगहों पे इलेक्शन जीतने के लिए हम रीजनलिज्म प्रमोट करते हैं, तो वो ऑब्वियसली ये चीजें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ठीक है, रीजनलिज्म इसी चीज का फैक्टर है। रीजन से ही रीजनलिज्म आता है। रीजनलिज्म इज डिफाइंड एज एक्सेसिव अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट अगेंस्ट द नेशन एज अ होल। पूरे देश के ऊपर, मतलब पूरे देश की पॉलिटिक्स के आगे आप सिर्फ एक रीजन और स्टेट की जो पॉलिटिक्स है इसके ऊपर खासकर आप जब ध्यान देते हो, उसके इश्यूज के ऊपर ही ध्यान देते हो। मतलब लेट्स सपोज आप किसी भी इंडिया के एरिया को बिलोंग करते हो, आप जब भी लेट्स सपोज पॉलिटिक्स में डिमांड रखनी है आपने, लेट्स सपोज आप कोई किसी एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हो या आप लोगों के अंदर जाके लोगों से बातचीत करते हो, तो हमेशा आप जब भी लोगों में जाते हो, आप जाके अगर ऐसी बातें करते हो कि हमें सिर्फ अपनी रीजन की बातें करनी है, नेशनल इंटरेस्ट साइड पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या चल रहा है, मेरी चीजें, मेरी एरिया की बातें होनी चाहिए, मेरे इश्यूज पूरे होने चाहिए। अगर आप ऐसी चीजें प्रमोट करते हो तो आप एक्सेसिवली अटैच्ड हो अपने रीजन से, और आप देश को एज अ होल नहीं कंसिडर कर रहे, आपको सिर्फ अपने रीजन से मतलब है। इसके कारण आप रीजनलिज्म की फीलिंग खुद भी होल्ड कर रहे हो और उससे भी आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी से शुरू होता है, ये सारी चीजें हमारी डाइवर्सिटी है इंडिया की। पर जब इन डाइवर्सिटी को एज अ सेपरेट, अब एक चीज बता रहा हूं कैसे आप डेफिनेशन या कभी भी आंसर राइट, शुरू होता है डाइवर्सिटी से। डाइवर्सिटी किसी भी चीज की हो सकती है, ज्योग्राफी, सोशल, ये सारी की सारी। ठीक है, पर जब आप डाइवर्सिटी को प्रेजेंट करते हो एज सेपरेट आइडेंटिटी, वो जन्म देती है रीजनलिज्म को। तो इस तरीके से अपनी डेफिनेशन को, अपनी इंट्रोडक्शंस को गाइड करना मत भूलना, क्योंकि इस तरीके से गाइड करोगे वही आपको सही रिप्रेजेंटेशन देगा कि हाँ एक्चुअली एक साइड से लेके दूसरी साइड तक आपने पूरी की पूरी डेफिनेशन पूरी की है, मतलब तभी एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, तो मेंस के, क्योंकि इंडियन सोसाइटी मेंस का ही सब्जेक्ट है, आपके GS 1 में इसका एक क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस चीज को ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। रीजनलिज्म के फेजेस इंडिया के अंदर, अब कौन से फेजेस में आपका रीजनलिज्म बटा हुआ है, उस सारी चीज की हम बात करते हैं। ठीक है, देखो आपका जो रीजनलिज्म है ये आपके 3 हिस्सों में हम कह सकते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। आज तक आपकी जो रीजनलिज्म की अलग अलग डेवलपमेंट हुई है, देखो जब जब रीजनलिज्म इंडिया के अंदर बढ़ा है, उसे हम 3 हिस्सों में तो बांट ही सकते हैं। पहला फेज था जब आपके 1950s और 60s में एक्चुअली सबसे पहले जो हमने पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा है कि आपकी स्टेटहुड की डिमांड कई जगहों पे जागी थी। लोग चाहते थे कि हमारी सेपरेट स्टेट बनाई जाए, लैंग्वेज को बेस रख के, लिंग्विस्टिक बेसिस पे लैंग्वेज को बेस रख के। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होना चाहता था, और उसके लिए वहां के जो फेमस लीडर हैं, तेलुगु लीडर हैं, पोटी श्रीरामल्लू, वो अल्टीमेट फास्ट पे बैठ गए थे, फास्ट अनटू डेथ पे, और उसके कारण उनकी डेथ भी हो गई, जिसके कारण सेंटर को झुकना पड़ा, रातों रात आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा, और आपके मद्रास, मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाके अलग अलग हो गए। अब ये जब बन गई तो ये पहली डिमांड थी। इसके बाद एक सीरीज शुरू हो गई आपके अलग अलग एरियाज इंडिया के अंदर, जहां पे आपके लैंग्वेज वाइज डिविजन होनी शुरू हुई। ठीक है, लॉन्ग टर्म में बताऊं तो आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गुजरात गुजराती लैंग्वेज, महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज, पंजाब आपके 3 हिस्सों में, पंजाब अपने आप में पंजाबी लैंग्वेज, हरियाणा हिंदी लैंग्वेज, और आपका हिमाचल का जो बनाने का कारण है वो है इकोनॉमिक रीजन। सी जब भी आपके प्लेन्स और स्टेट, प्लेन्स
और हिल्स एक साथ जुड़े होते हैं ना जिस भी स्टेट के अंदर, हमेशा देखना हिल्स के ऊपर बहुत कम डेवलपमेंट का फोकस जाता है। इसका कारण यही है क्योंकि प्लेन्स में रहना आसान है, प्लेन्स में डेवलपमेंट करना भी आसान है। और क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन प्लेन्स में रहती होती है तो सरकारों का फोकस ही प्लेन्स की तरफ ज्यादा रहता है। और खासकर जब आप इवन पॉलिटिक्स देखोगे, वोट बैंक देखोगे, क्योंकि पहाड़ों में पॉपुलेशन बहुत दूर दूर रहती है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा बड़ी बनती हैं, तो वहां पे सीटें कम होंगी। प्लेन्स में हमेशा सीटें ज्यादा होंगी, तो इलेक्शंस भी वहीं के मुद्दों पे लड़े जाएंगे, डेवलपमेंट भी वहीं के मुद्दों पे होगी। तो हिल एरियाज हमेशा इग्नोर हो जाते हैं जब भी प्लेन्स की बात आती है। इस कारण पंजाब से हिमाचल को इस स्पेसिफिक इकोनॉमिक रीजंस के कारण अलग किया गया था। वैसे ही उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड अलग किया गया, सी दोनों की लैंग्वेज सेम है तो उसमें कोई फर्क नहीं था। वहां पे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग करने का कारण भी इकोनॉमिक रीजन ही था, क्योंकि मतलब ये तो आपके फेस हिल स्टेट बिल्कुल ही इग्नोर्ड महसूस कर रही थी, और थर्ड फेज सारा का सारा ना डेवलपमेंट ऊपर फोकस ही था। ये आपका डेवलपमेंट फोकस्ड है, ठीक है। चलो इसी उसी टाइम ही मैं आपको बताता हूँ। फेज टू जब आया, ये बेसिकली आपका नॉर्थ ईस्ट का टाइम था, 70s और 80s। देखो हुआ क्या था, और नॉर्थ ईस्ट में आज भी रीजनलिज्म बहुत ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट के रीजनलिज्म को लेके एक अलग डिस्प्यूट है, ठीक है। हमने कुछ आखिरी लेक्चर्स आपके मेंस, स्पेसिफिक मेंस के लिए 3 लेक्चर तो एटलीस्ट हम लेंगे इंडियन सोसाइटी के एंड में, वहां पे हम आंसर राइटिंग ही करने वाले हैं। तो उसमें भी एक मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, पर यहाँ पे मैं बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का बेसिकली जो रीजनलिज्म है ना, इसने एक अलग टेंडेंसी ली, इसने एक अलग रूप लिया। यहाँ पे रीजनलिज्म से बढ़ के सेपरेशन और स्टेटहुड दोनों मूवमेंट्स चल रही थी। बहुत सारे जो स्टार्टिंग वाले ग्रुप्स थे जिन्होंने रीजनलिज्म की वहां पे लोगों में भावना जगानी शुरू की, वहां के ट्राइबल्स में ये कहना शुरू किया हम अलग हैं, हम इंडिया को नहीं बिलोंग करते, उनका मेन फोकस था हम इंडिया से अलग देश ही बना लें, ठीक है। तो ये जो आपकी फीलिंग्स वहां पे जनरेट की गई, इसने लॉन्ग टर्म में आपकी नॉर्थ ईस्ट में, और आज भी ये चीज है, वहां पे मिलिटेंसी का रूप ले लिया। और नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी काफी ज्यादा पीक पे जाके आई है, और काफी डेंजरस एरिया उसे आज भी माना जाता है, क्योंकि सडनली कुछ पता नहीं चलता कब कौन सी चीज भड़क जाए, क्योंकि वहां पे रीजनल फीलिंग्स इस हद तक सब डिवाइडेड हैं कि हर ट्राइब अपने आप को दूसरी ट्राइब से अलग महसूस करती है, ठीक है। तो ये जो बहुत ही छोटी छोटी हिस्सों में डिवीजन वहां पे लोगों ने अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए की हुई है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर बंदा ही वहां पे अलग अलग महसूस करता होगा, ऑब्वियसली नहीं तो पीसफुली रह ही ना पाते। जो लोग भड़काते हैं और जो उन्हें फॉलो करते हैं, हर एरिया में यही होता है। जो लोग भड़काते हैं और जो उन्हें फॉलो करते हैं वही रीजनलिज्म। हर बंदा इंडिया के अंदर अगर रीजनलिज्म में डूबा होता ऑब्वियसली इंडिया एक ना रह पाता, ठीक है। तो यहाँ पे 70s 80s में मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट में एक प्राइम रूप ले गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसी कारण उसके बाद सेंटर को अपनी बहुत सारी फोर्सेस यहाँ पे डिवोट करनी पड़ी। असम राइफल्स अलग से यहाँ पे फुल टाइम ड्यूटी भी रहती हो तो अब, ठीक है, पर अब आर्मी के कमांड के अंडर है। तो ये सारे के सारे इश्यूज आपके नॉर्थ ईस्ट में, इसे भी स्पेसिफाई करने के लिए, सब कुछ करने के लिए आपकी मणिपुर, त्रिपुरा और आपकी जो मेघालय, इन सबको स्टेटहुड का दर्जा दिया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को आपके यूनियन टेरिटरी पहले बनाया गया था और बाद में स्टेट बना दिया गया, ठीक है। तो ये जो ऐसे एरियाज हैं, इन्हें और ज्यादा इंडियनाइज्ड महसूस करवाने के लिए, इसके अलावा यहाँ पे ट्राइबल काउंसिल्स, उनके अपने खुद के रूल्स बनाना, उन्हें कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी ऑफर की गई है ताकि मिलिटेंसी कम हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे वहां पे लोकल आपके ट्राइबल काउंसिल, और इसके कारण ऐसी चीजें हैं जो नेशनल लेवल पे कानून बनते हैं ना, वो इन एरियाज पे डायरेक्टली सारी जगहों पे लागू नहीं होते। जैसे कि खासकर मैं आपको और चीज बताता हूँ रीजनलिज्म की। नॉर्थ ईस्ट में अभी भी एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसे कहते हैं इनर लाइन परमिट। कई एरियाज में, हर जगह नहीं है, इनर लाइन परमिट, ठीक है, ILP। इनर लाइन परमिट क्या है कि देखो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे अगर आप और मैं हम जाना चाहें, हमें पहले परमिट लेना पड़ता है, ये इनर लाइन परमिट।
हम फिर ही इन एरियाज में जा सकते हैं। इस परमिट के ऊपर कौन सी डेट को, ये सारी की सारी चीजें इसके ऊपर लिखी होती है। ठीक है, हाँ बहुत सारी स्टेट्स में है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टेट में नहीं है, कुछ कुछ एरियाज में मतलब ये मार्क होता है। अब ये जो इनर लाइन परमिट है, इसका जो रीजनलिज्म का क्लॉज अगर मैं आपको बताऊं, मतलब ये रीजनलिज्म को कैसे रिप्रेजेंट करता है और आप मेंस में यूज भी कर सकते हो। इनर लाइन परमिट फॉरेनर्स को नहीं लेना पड़ता। अगर कोई फॉरेनर नॉर्थ ईस्ट घूमने आ रहा है, उससे इनर लाइन परमिट नहीं लेना पड़ता। इनर लाइन परमिट सिर्फ इंडियंस को लेना पड़ता है, जो इंडियन सिटीजन्स हैं सिर्फ उन्हें लेना पड़ता है इनर लाइन परमिट। क्योंकि यहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा, मतलब इनर लाइन परमिट ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था, पर बाद में इसका मतलब ही चेंज हो गया। उन्होंने तो अपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने किया था कि बाहर से इंटरफेरेंस कम होगी तो यहाँ पे लोगों को भड़का नहीं पाएगा और वो अपना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन चलाए रखेंगे। पर बाद में इस चीज का मतलब ये चेंज हो गया कि ऑब्वियसली अगर बाहर से लोग इन एरियाज में आएंगे, यहाँ पे आके काम करने लगेंगे, जॉब्स ढूंढेंगे, कुछ भी करेंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ के लोगों के लिए कंपटीशन क्रिएट होगा। तो इस सारी चीज को खत्म करने के लिए कि ऐसा कंपटीशन हो ही ना, वहां के लोकल लोगों में भड़काया गया और डिमांड जगाई गई कि हमें इनर लाइन परमिट चाहिए। और ऑब्वियसली सरकार को शांति बनाए रखने के लिए इन कई डिमांड्स को मानना पड़ता है, और वही डिमांड यहाँ पे इनर लाइन परमिट की भी कई जगहों पे मानी गई है। अभी भी बहुत सारी जगहों पे इनर लाइन परमिट की डिमांड है। ठीक है, पर सरकार अभी कई जगहों पे नहीं इशू कर रही है, क्योंकि हमें नेशनल आइडेंटिटी हर जगह बना के रखनी है, तो सारी बातें भी नहीं सुनी जाती होती। थर्ड फेज जो है ये था आपके डेवलपमेंट के ऊपर। बहुत सारे ऐसे एरियाज जिन्हें महसूस हो रहा था वो बड़ी स्टेट के अंदर निग्लेक्टेड है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, वो बहुत ही निग्लेक्टेड एरिया था, बैकवर्ड एरिया था। बाकी मध्य जो पटना और ये जितने अर्बन सिटीज है ना, ये सारी नॉर्थ में थी। जो झारखंड का एरिया था ना, झारखंड में माइंस तो बहुत थी। अब यही तो प्रॉब्लम थी, झारखंड में माइनिंग सारी झारखंड में हो रही है, पर जो माइनिंग कर रहे हैं, जो उसका प्रॉफिट है, वो सारा बिहार के मेन सेंटर्स में जा रहा है, पैसा वहां पे जा रहा है। डेवलपमेंट झारखंड के एरिया में नहीं हो रही, तो माइनिंग वहां से हो रही है, पैसा वहां से आ रहा है, पर वो उस एरिया की डेवलपमेंट में नहीं लग रहा, क्योंकि वो लोग वहां रहते ही नहीं है, सिर्फ माइनिंग चल रही है वहां पे। तो इसके कारण सारा पैसा तो बिहार जा रहा है। तो उन लोगों को था कि जो टैक्स आए वो हमारे ही एरिया पे लगे, तो झारखंड इस कारण बिहार से अलग हुआ। सेम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इसीलिए अलग हुए क्योंकि उत्तराखंड भी एक हिली स्टेट थी, जो उत्तर प्रदेश के अंडर बिल्कुल ही निग्लेक्टेड थी। क्योंकि ऑब्वियसली देखो मेजोरिटी पॉपुलेशन प्लेन्स में रहती है, बिल्कुल तो नहीं, चलो काफी ज्यादा निग्लेक्टेड थी। जब से उत्तराखंड अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड ने उसके बाद डबल डिजिट ग्रोथ भी रिकॉर्ड की है। ठीक है, तो उसका एक टाइम पे जो ग्रोथ फिगर्स घूम रही थी ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो एक टाइम पे 25% के करीब भी पहुंच गया था। तो उत्तराखंड ने बहुत तेज तरक्की भी की है। पर वही बात है, जब तक वो एक प्लेन से जुड़ा हुआ था, सेम जो मैंने आपको पंजाब और हिमाचल का एग्जांपल बताया है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि प्लेन्स के ऊपर हमेशा ज्यादा फोकस रहेगा जब भी पहाड़ों के साथ आएगा, क्योंकि पहाड़ों में डेवलपमेंट मुश्किल है और वोटिंग के लिए कोई ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं रहती पॉलिटिशियंस के परस्पेक्टिव से बताऊं, तो इस कारण वो एरियाज थोड़े ज्यादा निगलेक्ट हो जाते हैं। लास्टली आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग हुआ है, ये भी डेवलपमेंट के कारण हुआ है, क्योंकि तेलंगाना के लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, डेवलपमेंट महसूस नहीं हो रही थी आंध्र प्रदेश के कंपैरिजन में। ठीक है, तो पहला फेज इंडिया में लैंग्वेज का फेज कह सकते हैं। दूसरा फेज, इन फेजेस आपके रीजनलिज्म के इंडिया के अंदर रहे हैं अभी तक। ठीक है, अब रीजनलिज्म क्या हर बारी ही बुरा होता है? देखो रीजनलिज्म के हम दोनों एस्पेक्ट, और आंसर भी जब राइटिंग करोगे, देखो किसी भी चीज, जो चीज इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है ना, उसके आप 100% बुरे चीजें नहीं लिख सकते। जो चीज सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली अनटिल अनलेस वो सोशल ईवल है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर के अंदर डॉरी या ऐसी चीजें प्रमोट करने बैठ जाना, पर जो सोसाइटी जिन चीजों को एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये चीजें हैं, उन चीजों को, हो सकता है वो चीजें अगर काम बुरा कर रही हैं तो ज्यादा नेगेटिव पॉइंट बने, पर कहीं ना कहीं उसकी एग्जिस्टेंस क्यों है, उसे रिकॉग्नाइज जरूर करना।
इवन जैसे सोशल ईवल डॉरी क्यों है, उसके ईवल्स को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, मतलब डॉरी अपने आप में उसका कोई कारण नहीं, मतलब फीमेल फिटिसाइड के अंदर डॉरी वन ऑफ द कारण, उसे रिकॉग्नाइज जरूर करना कि ये इसलिए एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और कहीं पे जो एक जैसे ये तो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी अगर एग्जिस्ट कर रही है, आइडियोलॉजी लोग इंडिया के अंदर मान रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी इतनी पॉपुलर है, तो ऑब्वियसली इसके तो पॉजिटिव्स भी कुछ होने चाहिए, नहीं तो इंडिया को ये अभी तक खत्म कर चुकी होती। तो इसके पॉजिटिव्स ये हैं कि देखो, जब लोग अपने आप को एक सिंगल एरिया से आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो एटलीस्ट जो लोकल लोग हैं वो आपस में ज्यादा बेटर इंटीग्रेटेड होते हैं। लोग जब अपने, लेट्स सपोज लोग अपने आप को एक रीजन का समझ रहे हैं, ये कोई एक रीजन था, एक रीजन का समझ रहे हैं, ठीक है। हमारे डिवीजन क्यों नहीं बनती किसी भी चीज की, पहले मैं तुम्हें ये कारण बताता हूँ। देखो डिविजन्स कब आती हैं, डिविजन्स तब आती हैं जब एक पर्सन अपने आप को एक सिंगल आइडेंटिटी ले, बस सिर्फ एक सिंगल आइडेंटिटी। जैसे पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्हा ने ओरिजिनली जो चीज यूज की वो ये था कि हम मुस्लिम हैं, मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए। पर इंडिया के अंदर मुस्लिम्स भी देखोगे, मुस्लिम्स भी तो अलग अलग है। अब एक चीज बताओ खुद, इस चीज को मतलब जिन्ना का पहले लॉजिक जोड़ के ही उस चीज को मैं आंसर करता हूँ। जिन्ना का कहना था मुस्लिम्स के लिए अलग देश होना चाहिए, पर कौन से मुस्लिम्स के लिए? मुस्लिम जम्मू कश्मीर में भी है, मुस्लिम पंजाब में भी है, मुस्लिम आपके केरला में भी है। केरला के मुस्लिम और जम्मू कश्मीर के मुस्लिम में रिलीजन के सिवा कुछ कॉमन नहीं है। उनकी खाने की आदतें अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का वो फूड खाते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, उनका पहरावा अलग अलग है, उनके फेस्टिवल्स अलग अलग है, सब कुछ तो अलग है। किस बात पे जोड़ोगे कि वो सिर्फ मुस्लिम है? और यही कारण था कि आपका ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपस में जोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि इस एक सिंगल आइडेंटिटी से जब आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करोगे ना, उसके बाद लोगों को कहीं ना कभी तो लगेगा ना कि मेरी कोई और भी आइडेंटिटी है। अब जब वेस्ट पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान में ऑब्वियसली पंजाब सबसे डोमिनेटेड एरिया आज भी उनका, तो उन्होंने जो उर्दू है और जो पंजाबी है और उनका जो कल्चर है, उसे बाकी सारे देश के ऊपर भी एक तरह से लागू करना शुरू कर दिया, क्योंकि सारे जनरल्स उनके, पॉलिटिशियंस उनके, तो वही इन्फोर्स करना शुरू कर दिया। अब ईस्ट पाकिस्तान तो बंगाल से टूट के बना था, वहां पे बंगाली कल्चर, बंगाली लैंग्वेज, बंगाली फूड, सब कुछ वो, उन्हें सप्रेशन दिखा कि हमें तो दबाया जा रहा है, ये बोल के कि हमारे लिए देश बनेगा, उसके बाद दबाया जा रहा है। अगलों ने अपनी आइडेंटिटी फिर तोड़ ली, और आज बांग्लादेश एक अलग देश है। तो कोई भी पर्सन, ये एक बहुत बड़ा काउंटर फैक्टर बनता है कि क्यों रीजनलिज्म, एक कभी भी आपको अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि रीजनलिज्म कभी भी अपने आप को, मतलब रीजनलिज्म से क्या इंडिया के अंदर सेसेशनिस्ट या जो ब्रेक करने की मूवमेंट है वो बढ़ सकती है या नहीं, तो ऑब्वियसली चलो बाकी आंसर लिख रहे हो उसमें इस चीज को रिकॉग्नाइज जरूर करना कि एज अ पर्सन कोई भी अपने आप को सिंगल आइडेंटिटी में नहीं मानता। हमें बस ये करना है कि किसी भी एक पर्सन के अंदर एक सिंगल आइडेंटिटी डोमिनेट नहीं होने देनी, जिन्होंने करवा दी थी एक बार डोमिनेट, इसीलिए देश अलग हुआ, ठीक है। बस अगर हम इस फीलिंग को रोक के रख लें कि लोग अपने आप को अलग ना महसूस करें, एक सिंगल आइडेंटिटी को लेके ना बैठ जाएं और अपने आप को मल्टी आइडेंटिटी से लिंक करें, तो कभी भी देश टूटता नहीं है। अब कैसी मल्टी आइडेंटिटी, अब मैं इस रीजनलिज्म के कंसेप्ट में समझाता हूँ। देखो रीजनलिज्म पॉजिटिव इफेक्ट क्या दिखाता है, देखो एक सिंगल रीजन के जो लोग हैं, जैसे वो चार लोगों का एग्जांपल लेता हूँ, ए बी सी और डी, ये चार लोग हैं, इन चारों का एग्जांपल लेता हूँ कि ए जो है ये रिलीजन एक्स वाई जेड को बिलोंग करता है, जो डी है ये भी रिलीजन एक्स वाई जेड को बिलोंग करता है, जो बी है वो एबीसी रिलीजन को बिलोंग करता है, और जो सी है ये भी एबीसी रिलीजन को बिलोंग करता है, ये रिलीजन है। तो धर्म के नाम पे ए और डी कॉमन है, और यहाँ पे बी और सी कॉमन है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके रिलीजन कॉमन है। पर अब इससे बढ़ के आइडेंटिटी, अब जो ए पर्सन है ये एक बिजनेसमैन है, सी भी एक बिजनेसमैन है, बी एक फार्मर है,
डी भी एक फार्मर है। अब जब फार्मर्स का इशू आएगा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। इन्हें तब धर्म नहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि इन्हें अब लग रहा है कि हाँ हमारे खेती के इश्यूज हैं, हम एक साथ जुड़ना चाहिए। जब बिजनेस के कोई इश्यूज आएंगे, ये दोनों एक साथ जुड़े होंगे। ठीक है, तो अब ये रिलीजन बारे नहीं सोच रहे, अब ये आपस में बिजनेस के बारे सोच रहे हैं। ठीक है, कि बिजनेस के कोई इंटरेस्ट प्रमोट करने हैं, उसके बारे ये सोच रहे हैं। इसके अलावा और भी आप इंटरेस्ट जोड़ सकते हो। जो ए है, ठीक है, ये आपका रिच है। ठीक है, और जो आपका एक्स वाई जेड, ये जो पर्सन था, सेम रिलीजन के लोगों की बात करता हूं, ये आपका पुअर है। ठीक है, अब इसके इंटरेस्ट रिच लोगों के साथ ज्यादा मिलेंगे, इसके जब भी सरकार के साथ पुअर के बेनिफिट की कोई बातें करनी है, इसके इंटरेस्ट वहां पे जुड़ेंगे। तो एक सिंगल पर्सन अपने आप को कभी भी एक सिंगल आइडेंटिटी में नहीं मानता, पर एटलीस्ट जब एक पर्सन एक सिंगल आइडेंटिटी से कोई ना कोई लिंक हो जाता है, इन सब में कॉमन आइडेंटिटी क्या रही, इनका रीजन। रीजन के कारण ये सारे आपस में हमेशा जुड़ के रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रोल भी प्ले कर देता है कि लोगों को एक साथ रखने का काम भी ये कर देता है। ठीक है, दूसरा, जब लोग अपने आप को एक रीजन का मानते हैं, अपने रीजन की कोई डिमांड्स रखते हैं सरकार के आगे, अब जब वो डिमांड्स पूरी होती हैं, लोगों को लगता है कि हाँ हमारी सरकार में सुनी जा रही है और हम अपना खुद के फैसले कर पा रहे हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन का लोगों को राइट लगता है। ठीक है, अगर लोगों को लगता है कि हाँ मेरे इलाके की बात एक्चुअली सुनी जा रही है, तो लोगों को सरकार के साथ ज्यादा बेटर कनेक्शन महसूस होता है। अगर मैं सिर्फ हर टाइम यही बात करता रहूं, देश देश क्या करना है, ठीक है, देश के लिए क्या कर सकते हो, देश क्या होगा, मतलब सारी चीजें देश की बातें, तो लोगों को लगेगा यार मेरे इलाके में जो इशू है उसे तो कोई सुन नहीं रहा। तो लोग अपने आप को देश का ही नहीं समझेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ हाँ मेरे रीजन की बातें फुलफिल हो रही हैं, तो वो देश के साथ भी ज्यादा सिंपैथी रखेंगे और देश की आइडेंटिटी के साथ भी ज्यादा बेटर जुड़ेंगे। तो ये इस चीज के लिए जरूरी है। बस प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जो डेफिनेशन बताया, एक्सेसिव अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, तब तक रीजनलिज्म अपने आप में बुरा नहीं है। नेगेटिव्स यही आते हैं जब लोग अपने आप को इसे ज्यादा, प्राइड को ज्यादा ही सीरियस लेने लग जाते हैं, और कोई भी जो उस एरिया, उस रीजन को नहीं बिलोंग करता, उन सबको इंफीरियर समझने लग जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स बाकियों के खिलाफ जनरेट करना शुरू कर दिया। अब अगर आप बाकियों को अपने बराबर नहीं समझ रहे हो, ऑब्वियसली आप नेशनल आइडेंटिटी को इग्नोर कर रहे हो। देखो एट द एंड, अगर आप अपने रीजन से अटैच हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप ये कह रहे हो कि सिर्फ आपका ही रीजन सबसे अच्छा हो सकता है, बाकी सारे तो बेकार है, तो एक तरीके से आप कह रहे हो कि आपका बाकी सारा मतलब देश काम का ही नहीं है, सिर्फ आपका रीजन ही काम का है। तो ऑब्वियसली आप यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ नेशन के खिलाफ काम कर रहे हो। तो ये नेगेटिव्स हैं, और पॉजिटिव रोल इस तरीके से आपके आंसर में हमेशा रिप्रेजेंट होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। इस वीडियो को दोबारा भी सुनना चाहे, दोबारा भी आप सुन सकते हो, और फिर वो सारी चीजों को लिखने की कोशिश करना। ठीक है, अब यही जब कई बार पॉलिटिक्स में ये रीजनल डिमांड जब आती हैं, ये जब नेशनल डिमांड्स बन जाती हैं, नेशनल पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें लगता है कि देखो इस रीजन में इलेक्शन जीतने के लिए हमें इनकी कुछ डिमांडें पूरी करनी चाहिए, और उन डिमांडों को पूरा करने के चक्कर में वो कंट्री की डिमांड्स को इग्नोर कर देते हैं। शायद अब वो उस रीजन की जब डिमांड पूरी करने जा रहे हैं, वो शायद नेशनल पॉलिटिशियंस कई बार वोट बैंक के पीछे लग के ना बहुत बड़े ऐसे स्टेप ले जाते हैं जो देश के लिए शायद हार्मफुल हो। तो यहाँ पे अगर उन्हें दिख रहा है कि हाँ मुझे वोटें डल जाएंगी, चाहे देश जैसे मर्जी जाए, तो अगर उन्होंने ऐसे काम करने शुरू कर दिया, ऑब्वियसली आपका देश तो टूटेगा ही टूटेगा। तो ऐसे पॉलिटिशियंस को भी कंट्रोल करने की जरूरत है कि हम हद से ज्यादा आपके ऐसे लोगों को भड़काने ना दें। ठीक है, तो ये सब कुछ। इससे आगे कॉजेस, क्या क्या कॉजेज है, रीजनलिज्म क्यों बढ़ता है। देखो जब भी आपके, पहले तो यही जो मैंने अभी बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और डिसीजंस जब भी लिए जाते हैं नेशनल लेवल पे, वो कई बार कुछ लोगों को तो सेटिस्फाई करेंगे, पर बाकियों को महसूस कर सकते हैं कि हमारी फिर बात क्यों नहीं सुनी जा रही। उसके कारण उन्हें अपने रीजन की बातें उठाने का और मौका मिल जाएगा कि हमें भी फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। इंकरेजमेंट मिलेगी ना कि उन्हें मिल रहा है ऐसे, हम भी ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इसके कारण ये चीजें अक्सर
वायलेंट रूप ले सकती हैं। ये चीजें इसलिए अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा इंडिया के अंदर बहुत सारी रीजनलिज्म लैंग्वेज के ऊपर ही बनी है, जैसे आपके डीएमके है, डीएमके ये आपकी द्रविडियन आइडेंटिटी तमिलनाडु की के अंदर ये बहुत पॉपुलर मूवमेंट, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ये बन गई। तेलंगाना प्रजा समिति, ये सारी जो हैं ये आपके हमेशा लैंग्वेज इश्यूज के ऊपर बनी है। ठीक है, कि लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें। ठीक है, या अपने रीजन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद अगर रीजन्स में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, जैसे मैंने आपको बताया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन सब का, तो अपने आप में लोगों को महसूस हो सकता है हमारी तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। और जब उन्हें लगेगा कि हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही, उन्हें लगेगा कि हमें इसके लिए कोई ना कोई स्टेप लेने चाहिए। इसका एक्सट्रीम रूप जैसे भी हो सकता है, जैसे निगलेक्टेड एरियाज में बाद में, जब देखो नक्सलिज्म ओरिजिनली तो डिस्क्रिमिनेशन से शुरू हुआ था लोकल लेवल पे, पर नक्सलिज्म जो लॉन्ग टर्म में फैला ना इंडिया के अंदर, आज जो रेड बेल्ट ऑफ इंडिया है, ये हम इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। रेड बेल्ट ऑफ इंडिया जो है, ये उन्हीं एरियाज में फैली जहां पे डेवलपमेंट नहीं थी। वहां पे लोगों को जाके यही भड़काया गया कि सरकारें सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही हैं, अमीरों के वहां डेवलपमेंट हो रही है, आप लोगों को तो पीछे छोड़ दिया, आपका देश ही कैसे हुआ। अगलों को भड़का भड़का के इस मूवमेंट में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब सरकार इसी कारण इतनी डेवलपमेंट वहां पे फोकस कर रही है कि लोगों का तोड़ा जाए लॉन्ग टर्म में इस मूवमेंट में, तभी ये मूवमेंट खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि सरकार ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टेप अप की है। पर ऑब्वियसली लोगों को एक टाइम पे तो भड़काया गया ना, ये एक्सट्रीम रूप, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक्सट्रीम रूप भी ले सकती है। ठीक है, और लास्ट एक कंसेप्ट सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट में भी जो इनर लाइन परमिट है, ये सब कुछ है, वहां पे भी यही कंसेप्ट है कि सन ऑफ सॉइल का मतलब जब लोग अपने आप को एक एरिया के साथ इतना ज्यादा जोड़ के रखते हैं कि हम इस, सन ऑफ सॉइल का मतलब हम ही इस धरती को बिलोंग करते हैं, मतलब ये जो एरिया है ये हमारा ही एरिया है, यहाँ पे कोई और नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई आएगा तो उसे हम यहाँ पे पीसफुली नहीं रहने देंगे। कई जगहों पे ऐसी जब वायलेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे नॉर्थ ईस्ट में ही ऐसा है, पर ऑब्वियसली कई जगहों पे आपकी जो वायलेंस ओरिजिनली भड़की, वो इन्हीं चीजों के कारण भड़की थी। ठीक है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट भी है सन ऑफ सॉइल, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, ठीक है, जब इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन लिखने हैं, वहां पे मैं बता दूं वहां पे ये पॉजिटिव रोल है, क्योंकि लोग फिर अपने होमलैंड के लिए लड़ मरने को भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जब उन्हें लगता है ये मेरी जमीन है, यहाँ पे कोई और कब्जा कैसे करने आ सकता है, तो लड़ मरने को भी तैयार हो जाते हैं, तो उस चीज के लिए अच्छा है। पर नेशनल यूनिटी में जोड़े रखने के लिए अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो अपनी खुद की स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं, या वहां पे चेंजेस डिमांड कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे बॉम्बे जो है ना, महाराष्ट्र की 60% जीडीपी सिर्फ एक शहर से आती है, वो है बॉम्बे, मुंबई। ये जो एरिया है ये विदर्भ का एरिया है, जो महाराष्ट्र के साइड वाला एरिया पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश में पड़ जाता है और बाकी सारा महाराष्ट्र के अंदर है। ये जो विदर्भ का एरिया है ना, ये बहुत ही पिछड़ा बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम डेवलपमेंट है यहाँ पे, इवन खेती बहुत पुअर है। ठीक है, तो किसान यहाँ पे, फार्मर सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है विदर्भ में, पानी की कमी है, हर चीज, ड्रॉट्स बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली खेती बहुत पुअर है। तो ये एरिया अपनी डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली जब 60% जीडीपी मुंबई से आ रही है, ठीक है, पुणे जैसे शहर भी हैं, आपकी सरकार की जो डेवलपमेंट की कंसंट्रेशन है ना, वो भी यहीं यहीं पे ज्यादातर फोकस्ड है। बाकी महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट फोकस्ड नहीं है, जितनी डेवलपमेंट यहाँ पे होती है बाकी जगहों पे उतनी फोकस नहीं है। विदर्भ का एरिया इसी कारण बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड महसूस करता है, दो इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने भी विदर्भ के एरिया के लिए। यहाँ पे गवर्नर्स के पास स्पेशल पावर है, प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्ट कर सकता है स्पेशल इनिशिएटिव्स के लिए। पर वही बात है, जब बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस एरिया को लगता है अगर हम अलग स्टेट बन जाएं, ठीक है, तो हमारी अपने आप डेवलपमेंट बढ़ जाएगी। यहाँ पे अभी तेलंगाना इस मैप में बना नहीं हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी ऐसी, ये सारा एरिया यहाँ पे जो दक्कन के सेंटर का एरिया है ना, ये काफी ज्यादा निग्लेक्टेड है खास, तो इस कारण यहाँ पे डिमांड ये सारी इसलिए जाग रही थी। तो ये विदर्भ का एरिया ऐसे।
वेस्ट बंगाल अपने आप में जो एरिया है, देखो वेस्ट बंगाल अपने आप को बंगाली आइडेंटिटी से रिकॉग्नाइज करता है, बंगाली लैंग्वेज से ना लैंग्वेज है। बंगाल के अंदर तीन मूवमेंट्स चल रही हैं, मतलब तीन हिस्सों की मूवमेंट चल रही हैं। एक तो बंगाल का एरिया हो गया जहाँ पे बंगाली बोली जाती है, एक यहाँ पे ये जो बिहार के साथ लगने वाला एरिया और कुछ बिहार और झारखंड का भी एरिया, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एरिया। यहाँ के लोग चाहते हैं मिथि लांचल बन जाए। ये मिथिली आपकी एक लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के जो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनमें से एक मिथिली लैंग्वेज भी है। और यहाँ के जो लोग हैं, नेपाल में भी इसका नेपाल ऊपर, इससे ऊपर नेपाल में भी ये कल्चर है, ठीक है ऑब्वियसली, पर वो अलग देश बन चुका है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा, क्योंकि इनका कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो ये कल्चरल बेसिस पे अपने आप के लिए अलग स्टेट डिमांड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, और दूसरी भी, सॉरी आपको यहाँ पे मोमेंट बता दूं, ऊपर एक अलग कम्युनिटी गोरखा जो कम्युनिटी है वो आपके बंगाल के, जो वेस्ट बंगाल है इसके नॉर्दर्न एरिया में रहती है, यहाँ पे दार्जिलिंग ये सारा एरिया। तो गोरखा कम्युनिटी चाहती है हमारा कल्चर अलग है, हमारा हमारा बंगाली उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो वो भी उसके अंदर नहीं रहना चाहते, वो गोरखा लैंड डिमांड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप में तीन मूवमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब एक जो उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न साइड है जो ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, ये ज्यादा एरिया डेवलप्ड है, ये अपने आप को हरित प्रदेश डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। ये डेवलप्ड इन द सेंस कि यहाँ पे एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है, डेवलपमेंट वैसे भी यहाँ पे ज्यादा फोकस रही है पहले स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में फिर बाकी जगहों पे भी, पर यहाँ पे ये अपने आप को हरित प्रदेश करवाना चाहते हैं, ताकि ये और अपने एरिया का उसी अकॉर्डिंग विकास कर सकें। दूसरी साइड पे जो आपके उत्तर प्रदेश की ये बिहार वाली साइड है, ये बहुत पिछड़ी हुई है, कहते हैं पूर्वांचल, ठीक है, जहाँ पे ये मिर्जापुर और ये सारे एरियाज आ गए, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे बहुत ही निगलेक्टेड है सरकार का, मतलब अब रिसेंट ईयर्स में कुछ ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट जाने लगी है, पर क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट हुए हुए इतने साल हुए, इंडिपेंडेंस के टाइम पे उत्तर प्रदेश के इस एरिया में ज्यादा फोकस था, और ये पूर्वांचल वाला एरिया साइड ज्यादा निगलेक्टेड थी, तो लोग चाहते हैं अब यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो, तो पूर्वांचल वाले डेवलपमेंट बेसिस पे अपने आप को अलग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंडिया के अंदर असम के अंदर बोडोलैंड, जो बोडो ट्राइब है वो अपना अलग एरिया चाहती है असम से, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग डिमांड्स हैं। नागालैंड स्टेट बनी हुई है, पर नागालैंड चाहते हैं जो आसपास के स्टेट्स में अभी नागा ट्राइब के एरियाज रह गए हैं ना, उसे भी नागालैंड का हिस्सा बनाया जाए। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी, तो नागालैंड ऑलरेडी बनी हुई है, इसी कारण इस मैप पे मार्क नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो है जो नई स्टेट बनना चाहती हैं। तो नागालैंड ऑलरेडी है, मतलब ऐसी जो स्टेट्स हैं वो फिर इस मैप पे नहीं है, कि जो अपना एरिया थोड़ा सा चेंज करवाना चाहते हैं, कि अभी भी हमारे कुछ लोग हमारे एरिया से बाहर रह गए हैं, तो उन्हें भी इंक्लूड करो। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब किस तरीके से आपके रीजनलिज्म को कम किया जा सकता है, देखो डेवलपमेंट सारे देश में प्रमोट हो, ठीक है, सेंटर नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी रखे लोकल पॉलिटिक्स में अनटिल अनलेस जरूरत नहीं है, एक हद से ज्यादा, ठीक है, मतलब जब सेंटर को जरूरत पड़े तभी दखल दे, एक टाइम से पहले ना दखल दे, नहीं तो एक रीजन की डिमांड सेंटर मानती है तो दूसरा डिमांड जगा के बैठ जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर रिस्ट्रेन रखना जरूरी है, क्योंकि उन्हें ऐसे भड़काऊ भाषण देने के लिए, लोगों को अलग आइडेंटिटी महसूस करवाने से रोकना जरूरी है। देखो रीजन के इश्यूज उठाना और लोगों को भड़काना, इन दोनों चीजों में फर्क होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 है, जहां पे इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये बना हुआ है, मतलब टाइम टू टाइम बनाया जाता है। इसके अंदर आपकी सारी स्टेट्स अपने आपस में कोई भी मुद्दे हैं वो आपस में आके खुद बातचीत करें, तो स्टेट्स में बेटर कनेक्शन बैठेगा, स्टेट्स के अंदर कनेक्शन बेटर बैठेगा, तो स्टेट एक दूसरे से ज्यादा बेटर कनेक्ट महसूस करेंगे। और इसके अलावा जैसे सरकार की स्कीम्स हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके अंदर भारत के अलग अलग स्टेट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, और कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम सब कुछ,
तो ऐसे प्रोग्राम्स को और प्रमोट करने की जरूरत है। इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए, हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम एक मल्टी एथनिक सोसाइटी हैं। जब तक डिनाई करते रहेंगे, लोगों का भी महसूस ही नहीं होगा कि मेरे कल्चर को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो मानना बहुत जरूरी है। और एक सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन जहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज भी हो, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 लैंग्वेज पॉलिसी काफी टाइम से डेवलप करना चाहती है, पर ऑब्वियसली कर नहीं पाती, क्योंकि जब भी हिंदी सरकार कंपलसरी करने जाती है, साउथ इंडियन स्टेट से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आती है, इस कारण डेवलपमेंट नहीं कर पाती। पर इसकी जरूरत जरूर है कि हमें कोई ना कोई नेशनल एजुकेशन सिस्टम में जाके ही हम अपनी आइडेंटिटी बना पाएंगे। ये था ये वाला लेक्चर। थैंक यू एंड